Hello students, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is रोहित मिड्डा और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भारत सरकार की नई शिक्षा नीति द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की अगर मैं बात करूं तो ये ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की तरफ, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ, ये भारत सरकार का एक बहुत ही अच्छा कदम, दैट इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। अब इस नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं इसके अंदर। तो डिटेल्स में इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हमारी निजी जीवन को, हमारी पर्सनल लाइफ को, हमारी एजुकेशनल लाइफ को ये इफेक्ट करने वाला है और हमारे एग्जामिनेशन लाइफ को किस तरह से ये इफेक्ट करने वाला है। तो एग्जाम में किस किस तरह के इसको लेके क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आज सारी चीजें इसको डिटेल में हम जानेंगे। भारत सरकार की नई एजुकेशन पॉलिसी, तो नई एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं 2014 में आती है मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला था क्या, इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाल दिया था कि वी विल रिलीज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने 2014 में डाल दिया था। अब बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात इन्होंने क्यों करी, तो ये जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास काम कर रही है, ये एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली कब आई, इस एजुकेशन पॉलिसी को बेसिकली कब लेके आए हम। तो बात करते हैं पहले तो प्रेजेंट एजुकेशन पॉलिसी की। तो अभी हमारे पास जो एजुकेशन पॉलिसी ऑनगोइंग है, ठीक है, दैट इज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे पास है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में। ये कब आई थी, ये आई थी 1986 में। 1986 में राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री, तो इन्होंने बेसिकली इस नई एजुकेशन पॉलिसी को रिलीज किया था, ड्राफ्ट किया था, राजीव गांधी जी ने ड्राफ्ट करवाया था। अब 1986 में भारत सरकार की एजुकेशन पॉलिसी आती है। अब इस एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो इस पॉलिसी से पहले 1986 से पहले 1947 से लेके 1986 तक, ठीक है, क्या होता था, जो हमारा शिक्षा मंत्रालय था, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री था, ठीक है, उसको एजुकेशन मिनिस्ट्री ही बोलते थे, उसको शिक्षा मंत्रालय ही बोला जाता था। तो 1986 में नई एजुकेशन पॉलिसी के साथ उसको नाम दिया गया क्या, एचआरडी मिनिस्ट्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ठीक है, एचआरडी मिनिस्ट्री इसको नाम दिया गया। उसके बाद 1992 में, उसके बाद क्या हुआ, 1992 में भारत के अन्य प्रधानमंत्री दैट इज नरसिम्हा राव जी ने, पीवी नरसिम्हा राव जी ने क्या किया, इन्होंने इस पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, ठीक है, इन्होंने इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस कर दिए नरसिम्हा राव जी की सरकार ने। उसके बाद से 1992 से लेके इस पॉलिसी में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ, इस पॉलिसी में कभी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो, इसको कभी ड्राफ्ट नहीं किया गया, कभी इसको अमेंड नहीं किया गया। यह शिक्षा पॉलिसी 1986 वाली 1992 में थोड़ा सा अमेंड हुई, उसके बाद कंटिन्यूअसली वैसे ही काम कर रही है। तो 2014 में आती है फिर मोदी सरकार ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला कि हम एजुकेशन पॉलिसी को अमेंड करेंगे, इसको नई एजुकेशन पॉलिसी से रिप्लेस करेंगे। तो सरकार में आने के बाद मोदी सरकार ने क्या किया, तो बात करते हैं सरकार में आने के बाद मोदी सरकार ने इसके लिए क्या किया। सरकार में आने के बाद मई 2016 में, 27 मई 2016 को मोदी सरकार ने कमेटी बनाई, दैट इज अंडर द कमांड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम जी की कमांड में भारत सरकार ने कमेटी बनाई, दैट इज कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, द कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो इस एजुकेशन पॉलिसी के लिए बेसिकली इन्होंने कमेटी बनाई, दैट इज कमेटी फॉर इवैल्यूएशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज अंडर द कमांड ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ये अब नहीं रहे, दैट इज टीएसआर सुब्रमण्यन। तो बेसिकली इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। क्लियर, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी कब, 27 मई 2016 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, अपनी रिपोर्ट बना के। 2015 में बनाई थी रिपोर्ट, 27 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। जब रिपोर्ट मिली डिपार्टमेंट को, एचआरडी मिनिस्ट्री को रिपोर्ट मिली, अब एचआरडी मिनिस्ट्री ने उस रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली बात करी कि हम इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाना चाहते हैं। अब बात आती है इसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाने की। तो ड्राफ्ट प्रिपेयर के लिए मोदी सरकार ने फिर से एक कमेटी बनाई, ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए फिर से कमेटी बनाई गई 2017 में, जून 2017 में कमेटी बनाई गई, दैट इज कमेटी फॉर द ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर करने की बात है। इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए, 9 मेंबर की एक कमेटी थी, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए दैट इज के कस्तूरी रंगन, दैट इज अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। तो इनकी कमांड में फिर से एक कमेटी बनाई गई, इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी
वो 2019 में एचआरडी मिनिस्ट्री को सबमिट करी, दैट इज मई 2019 इन्होंने अपनी रिपोर्ट एचआरडी मिनिस्ट्री को सबमिट कर दी। तो एचआरडी मिनिस्टर को जब ड्राफ्ट मिला, ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिला, आफ्टर द रिसीविंग दैट ड्राफ्ट ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बेसिकली एचआरडी मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और इन्होंने बेसिकली उस पर सजेशंस स्टार्ट कर दिए। तो 2 लाख से ज्यादा लोगों के सजेशन के साथ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर सजेशन दिया, इसके ऊपर किस तरह से कुछ और चेंजेस हो सकते हैं या किस तरह से इसको लेके आया जा सकता है। तो काफी सारे इसमें सजेशंस आते गए, तो एडवाइस आती गई। उसके बाद फाइनली 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी और ये एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में आएगी। इसका ड्राफ्ट अप्रूव हुआ, अभी ये इंप्लीमेंटेशन में नहीं आई है। इसको इंप्लीमेंटेशन में इतना इजी नहीं आ जाएगा। भारत एक बहुत वास्ट कंट्री है, देयर आर मोर देन 45,000 कॉलेजेस इन इंडिया, 45,000 से ज्यादा कॉलेजेस है भारत के अंदर। एंड अगर मैं बात करूं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ कॉलेजेस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 26 to 27%। तो बहुत ही कम लोग हैं हायर एजुकेशन को प्राप्त करने वाले, एंड स्कूल एजुकेशन भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं अचीव कर पाते। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के चलते हुए ये जो ड्राफ्ट है अभी अप्रूव हुआ है, ये पॉलिसी कब तक इंप्लीमेंटेशन में आती है ये अभी नहीं बात करी गई। बेसिकली कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, क्या है टारगेट्स तक ये अचीवमेंट हो पाती है नहीं। बात करते हैं आगे पॉलिसी की, क्या कहती है ये पॉलिसी। 2 कमेटीज की हमने बात की है, ये कमेटीज आपको पता होने चाहिए, कमेटीज के जो हेड है इनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्यों एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी की। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी किस चीज की बात करती है, तो नई शिक्षा नीति बात करती है 2030 तक हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ते हुए, तो यहां पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुवर्ड बढ़ते हुए ये 4 पिलर्स की बात करती है। देयर आर 4 पिलर्स टू अचीव दिस टारगेट, दैट इज एक्सेस, द फर्स्ट इज एक्सेस, ठीक है, एंड द सेकंड इज इक्विटी, एंड द थर्ड वन इज क्वालिटी, and the fourth one is affordability and accountability. These are the 4 pillars of this new education policy that is draft to achieve the sustainable development goals of 2030. तो उसके लिए बेसिकली इसको यहाँ पे access, इक्विटी, क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी की बात की गई। देखिए भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं बहुत ही पीछे हम, क्वालिटी वाइज हम बहुत ही पीछे हैं। पिछले वर्ष नोबेल पुरस्कार विजेता, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, दैट इज अभिजीत बनर्जी। तो अभिजीत बनर्जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था जब उनको नोबेल प्राइज मिला कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अगर इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव कर लेता है तो यहां से पॉवर्टी, गरीबी खत्म होना बहुत ही अच्छे वे में खत्म हो जाएगी, देश तरक्की करना शुरू कर देगा। द फर्स्ट थिंग अ नेशन वांट इज क्वालिटी एजुकेशन, एंड इंडिया में क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता था। ऑल बेसिकली हम एक सब्जेक्ट को लेके बेसिकली एक स्ट्रीम चूज कर लेते हैं, उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, ना तो हमारा इंटरेस्ट होता है, तो ये एजुकेशन हमारे ऊपर थोपी जाती थी। तो अब हम अपने इंटरेस्ट से उस एजुकेशन को अचीव कर पाए, इसी के चलते हुए यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ड्राफ्ट किया गया। तो बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, फर्दर ये क्या कहती है। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की बात करेंगे एंड कुछ अन्य बातें जो बेसिकली ये बात करना चाहती है यहाँ पे उसको जानेंगे। तो यहां पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ये क्या कहती है, नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। बेसिकली सरकार चाहती है कि भारत दुनिया भर में एजुकेशन के मामले में, नॉलेज के मामले में एक बहुत ही उभरता हुआ देश बन के आ गया, एक सुपर पावर बन के निकले, दैट इज एक भारत श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत आई कैन से, ठीक है, लिटरेट इंडिया, सुपर पावर, नॉलेज सुपर पावर। तो चाहे बेसिकली डिफेंस की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे नॉलेज की बात हो, तो भारत सरकार हर तरफ से इसको ग्रो अप करने में लगी हुई है। तो इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए, इंडिया को हायर एजुकेशन का हब बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स, इस साल हमारा जो बजट आया था उसमें सरकार ने यह भी अनाउंस किया था दैट इज इंडिया वांट टू बिकेम हायर एजुकेशन हब, ठीक है। तो बेसिकली हायर एजुकेशन हब में क्या था कि भारतीय जो स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट्स है जो अदर कंट्रीज में स्टडी करने के लिए जाते हैं,
तो हमारा टारगेट तो यह है कि विदेशों से बच्चे यहां पढ़ने के लिए आए, और विदेशों से बच्चे तो तभी पढ़ने के लिए आएंगे ना जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंप्रूव होगा। when we will provide quality education, a good infrastructure, a good environment for education, a good resources, ठीक है, vocational education, multidisciplinary education, तो ऐसी कुछ चीजें अगर हम प्रोवाइड करवाएंगे एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज दैट इज एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, वो एक्स्ट्रा कुरिकुलर सब्जेक्ट एक्टिविटीज को कुरिकुलर एक्टिविटीज में कन्वर्ट करना, तो इन सारी चीजों को अगर हम लेके आएंगे तभी इंडिया इन चीजों ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन पॉलिसी का पहला काम, एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया, 1986 में राजीव गांधी जी ने जो काम किया था, दैट इज जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री को बदलकर एचआरडी मिनिस्ट्री बना दिया था, तो 34 साल बाद आफ्टर द 34 ईयर्स फिर से एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल के रख दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब एचआरडी मिनिस्टर कहलाएंगे शिक्षा मंत्री, अब मानव संसाधन विकास मंत्री कहलाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर, जो कि हमारे अभी मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल अभी हमारे मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, श्री रमेश पोखरियाल, हरिद्वार उत्तराखंड से लोकसभा के सांसद है रमेश पोखरियाल निशंक। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी बात जो कहती है ये नई एजुकेशन पॉलिसी, द गवर्नमेंट वांट टू स्पेंड, द गवर्नमेंट वांट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर ऑफ इट्स एजुकेशन सेक्टर दैट इज 6% ऑफ जीडीपी। अगर मैं मोदी सरकार से पीछे जाऊं, ठीक है, या फिर अभी करंट की बात करूं, पिछले कुछ सालों से बात करूं, तो पहले कितना होता था, पहले दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.7%, उसके बाद थोड़ा बहुत इंक्रीज होना शुरू हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पिछले सालों की रिपोर्ट की बात करूं तो 4.3% इतना ही रह रहा है हमारा जीडीपी इन द दैट इज इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर पार्ट ऑफ जीडीपी। तो अब यहां पे बात आती है कि सेंटर और स्टेट मिलकर, अगर मैं बात करूं सेंटर गवर्नमेंट की और अगर मैं बात करूं स्टेट गवर्नमेंट की, तो सेंटर और स्टेट का मिलाकर जो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, जो एक्सपेंडिचर होगा, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 6% ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, द फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी, दैट इज जीडीपी। तो अभी भारत की जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इकोनॉमी है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $3 ट्रिलियन, तो $3 ट्रिलियन का 6% हमें सिर्फ एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। तो ये कहती है क्या, ये कहता है नया एजुकेशन पॉलिसी। तो बढ़ते हैं आगे नए एजुकेशन पॉलिसी की तरफ। चले अब बात आती है स्कूल की। अब बात करेंगे सबसे पहले स्कूल स्टूडेंट्स की, स्कूल एजुकेशन की। तो स्कूल एजुकेशन में हमारा जो सबसे पहला टारगेट रखा गया, स्कूल एजुकेशन में इंडिया का जो सबसे पहला टारगेट है वो है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या है, तो और कितनी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारे पास क्या है 100%। कब तक, बाय 2030, 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। मतलब देखिए अभी अगर मैं बात करूं, अभी जो हमारा आरटीआई एक्ट चलता है, ठीक है, एजुकेशन मैंडेटरी चलती है, वो चलती है 14th ईयर ऑफ एज, 6 से 14 साल तक के बच्चों को मैंडेटरी एजुकेशन यहां पे चलता है, दैट इज बाय द इंडियन गवर्नमेंट, 6 से 14 साल तक के बच्चों को। अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि पूरी की पूरी स्कूल एजुकेशन, दैट इज प्री नर्सरी से लेके 12th, दैट इज हायर सीनियर सेकेंडरी तक की जो एजुकेशन है, दैट इज मैंडेटरी एंड दैट इज टू अचीव्ड बाय 100% ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स बाय 2030। यानी कि हर उस बच्चे के पास, हर भारत के हर एक बच्चे के पास 2030 तक स्कूल एजुकेशन को असेस करने की, पूरा का पूरा असेस, दैट इज नॉट कि बीच में स्कूल छोड़ दिया, वो अपना पूरा का पूरा स्कूलिंग पूरी कर सके, इसके लिए 2030 तक भारत सरकार ऐसी सर्विसेज को, ऐसी अफोर्डेबिलिटी को रेज करेगी, ऐसी सर्विसेज लेके आएगी। तो दैट इज अ मैंडेटरी एजुकेशन, अ मैंडेटरी स्कूल एजुकेशन बाय 2030, 100% अचीवमेंट 2030 तक, क्लियर, 2030 तक। तो दैट इज सबसे पहले इसमें बात आती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सबसे पहले बात आती है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम शॉर्ट में EEC बोलते हैं,
CE बोलते हैं, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन में बेसिकली 2 करोड़ बच्चों को यहाँ पे असेस करवाने के लिए यहाँ पे इसको इंक्रीज किया जाएगा। बेसिकली बच्चों को अच्छे लेवल पे कोर्सेज कराए जाएं, अच्छे लेवल पे यहाँ पे उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, परमानेंट एजुकेशन। अब एजुकेशन ऐसे नहीं जो आज के सिस्टम में चल रही है, एजुकेशन ऐसी होगी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इस लेवल पे होगा कि बच्चे को कुरिकुलर एक्टिविटीज के चलते हुए, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज के चलते हुए उसको सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो आज चलता है किताबें दे दी रटवा दी, ये चीजें नहीं चलेगी। एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे एक्स्ट्रा गेम्स हो, उन सब के चलते हुए उसको एजुकेशन सिखाई जाएगी, उसको पढ़ाया जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए, लेके आते हुए यहां पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जब बच्चा कक्षा 1 में एंटर करेगा, ठीक है, कक्षा 1 में एंटर करेगा, वो ऑलरेडी उसका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उसका जो इंप्रूवमेंट है, उसका जो विकास है, वो ऑलरेडी हो चुका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज बेस्ड ऑन द 10th + 2। ठीक है, 10 + 2 के ऊपर बेस्ड है हमारा एजुकेशन सिस्टम, दैट इज 10th + 2 के ऊपर चलता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, 10 + 2। अब 10 + 2 की अगर मैं बात करूं तो ये 10 + 2 क्या कहता है? 10 + 2 कहता है 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की, उसके बाद +2। बेसिकली 10th के बाद हम अपनी स्ट्रीम को चूज करते हैं। ठीक है, हम स्ट्रीम चूज करते हैं कि मुझे नॉन मेडिकल पढ़ना है, मुझे मेडिकल पढ़ना है, मुझे आर्ट्स लेना है, मुझे कॉमर्स लेना है, ये हम चूज करते हैं। अब सरकार ने 10 + 2 को बदल कर क्या कर दिया है? 5 + 3 + 3 + 4। ये 5 + 3 + 3 + 4 क्या है? प्री नर्सरी से लेके दूसरी कक्षा तक, प्री नर्सरी से लेके दूसरी कक्षा तक ये क्या रहेगा? 5। उसके बाद आता है 3, तीसरी कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, 5वीं कक्षा, 3। उसके बाद 5वीं कक्षा से लेके 8वीं कक्षा, 5th, 6th, 7th क्लास। ठीक है, उसके बाद 4, दैट इज 9th, 10th, 11th, 12th। अब स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन नहीं होगा, अब स्ट्रीम बेस्ड एजुकेशन नहीं होगा। आपको कोई भी स्ट्रीम चूज करने की जरूरत नहीं है कि आपको आर्ट्स लेना है, आपको कॉमर्स लेना है, आपको मेडिकल लेना है, आपको नॉन मेडिकल लेना है, आपको कोई भी चूज लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्ट्रीम फ्री एजुकेशन हो जाएगा। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। एंड जो बेसिकली आखिरी का 4 है, इसमें पहले क्या होता था कि 10 तक तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। पहले क्या होता था 10 + 2 में क्या होता था 10 तक हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे और बाद वाले 2 में हम जिस स्ट्रीम को चूज करते थे उससे रिलेटेड पढ़ते थे। अब इसमें क्या होगा, जो आखिरी के 4 है इसमें भी हम अपनी मर्जी से सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। लेट अस सपोज मैं साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहा हूँ और मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में, तो मैं उसको भी एज अ सब्जेक्ट अडॉप्ट कर सकता हूँ। पहले ऐसे नहीं होता था, मैंने नॉन मेडिकल लिया, अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहा हूं तो मैं हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकता था। पहले वाले सिस्टम में ऐसा नहीं था। अब वाले सिस्टम में कर दिया गया क्या? कुरिकुलर स्ट्रक्चर यहां पे कर दिया गया पीछे अगले 4 के अंदर। तो बेसिकली इसमें 5 + 3 + 3 + 4 का सिस्टम कर दिया गया। दैट इज बच्चा अपने लेवल पे, स्टूडेंट अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है अपने सब्जेक्ट्स को चूज करने के लिए। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है ये कि अपनी मर्जी से यहाँ पे हम अपना दिमागी संतुलन, अपना विकास, अपनी मेंटल एबिलिटी को हम खुद ही रेज कर सकते हैं अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को चूज करके। उसके बाद यहाँ पे एक एज रेशियो भी डिफाइन कर दी गई कि जो 5 + 3 + 3 + 4 है, इसका एज रेशियो क्या रहेगा कि कौन से बच्चे तक को बेसिकली इसमें एंटर किया जाएगा, ताकि बेसिकली जो आने वाली जनरेशन है वो जल्दी से जल्दी ही ग्रो अप कर जाए, जल्दी से जल्दी बेसिकली उनका मेंटल एबिलिटी रेज हो। ठीक है, कम एज में। अब भारत में क्या होता है, कोई बच्चा 5 साल की उम्र में स्कूल में प्रवेश करता है, कोई बच्चा 4थे साल की उम्र में प्रवेश करता है और सब अलग अलग एज में प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 साल से ही यहाँ पे एंट्री स्टार्ट कर देगी कि बच्चे की 3 साल से लेके 8 साल तक की उम्र तक उसका रहेगा प्री नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक। उसके बाद 8 से 11 तक सेकंड, दैट इज 3rd to 5th। एंड उसके बाद 11 से 14 दैट इज 6 to 8 एंड 14 to 18 दैट इज 9 to 12th। क्लियर? तो ये कंप्लीट हो जाएगा इसी में। अब यहाँ पे जो हमने बात की पहला 5 का जो रेशियो, पहले 5 वाला जो है दैट इज प्री नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक। अब प्री नर्सरी से लेके 1st स्टैंडर्ड तक पहुंचने तक, ठीक है, जो पहले 3 साल की प्री स्कूलिंग होती है, जो पहले 3 साल की प्री स्कूलिंग है वो कहाँ होगी? उसके लिए सरकार लेके आएगी प्री स्कूलिंग और आंगनवाड़ी। उसको अरेंज करवाने के लिए गवर्नमेंट लेके आएगी आंगनवाड़ी और प्री स्कूलिंग। ठीक है, तो बेसिकली 12 साल की यहाँ पे एजुकेशन है। ठीक है, 5 साल बेसिकली अगर मैं बात करूं प्री स्कूलिंग के बाद,
यहां पे मैं बोल दूं टोटल 15 साल की एजुकेशन, ठीक है, 4 3 7 3 10 5 15 साल की जो एजुकेशन है ये क्या है, 12 कक्षा प्लस 3 साल प्री स्कूलिंग के, प्लस 3 साल प्री स्कूलिंग के यहां पे हमारे पास है, ठीक है। जब हम फर्स्ट क्लास में एंटर करेंगे उसके बाद 12 कक्षाएं हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के हिसाब से चलेंगी। तो बेसिकली इसमें क्या रखा गया, जो प्री स्कूलिंग यहां पे रखी गई है, प्री स्कूलिंग मतलब मैं बोलूं कि फर्स्ट क्लास से पहले वाली जो स्टेज आती है, जैसे 3 से 8 है, तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उनकी यहां पे एबिलिटी को रेस करना, उनको स्कूल कुरिकुलम के अंदर लेके आना, उनको सारे की सारी बेसिकली क्रूशियल स्टेज को, उनके अंदर मेंटल एबिलिटीज को रेज करना, दैट इज बाय एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज। उनको जो सिखाना है दैट इज नॉट बाय द बर्डन, दैट इज बाय द इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है, ताकि उनका इंटरेस्ट अपने आप ही क्रिएट हो इन चीजों को सीखने में। उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए यहां पे इसको हम लेके आएंगे, ठीक है, उनकी मेंटल एबिलिटी को रेस करने के लिए। क्लियर? तो दैट इज 3 to 6 years ऑफ एज क्या चलेगा, यहां पे प्री स्कूलिंग चलेगी, दैट इज अंडर द आंगनवाड़ी। उसके बाद फ्रॉम द 6th years ऑफ एज, दैट इज यहां से फर्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा और 18 तक की एज तक, 12th क्लास तक अचीवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही एक अच्छा सिस्टम है ये, जो कि हमें इंडिपेंडेंट बनाएगा अपने लेवल पे, अपने मनचाही चीजें पढ़ने के लिए, जिससे कि हमारा इंटरेस्ट, हमारे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी क्या करेगा, एनसीईआरटी करने वाला है एक बॉडी को डेवलप, दैट इज नेशनल कुरिकुलर एंड पेडालॉजिकल, नेशनल कुरिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए एक डिफरेंट कुरिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क अरेंज किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक है, जो कि 8 साल की उम्र तक के बच्चे, यानी कि प्री स्कूलिंग से लेके सेकंड क्लास तक का जो स्टूडेंट होगा, सेकंड क्लास तक का जो स्टूडेंट होगा, उसको अपनी मेंटल एबिलिटीज को रेज करने के लिए, मेंटल एबिलिटीज बेसिकली ये जो टाइम होता है ना, ये फाउंडेशनल लिटरेसी का टाइम होता है, ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का टाइम होता है। तो उसको अचीव करने के लिए और कुरिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू उसको पढ़ाया जाए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एनसीईआरटी क्या करेगा, टीचर्स ट्रेनिंग भी चलाएगा, कि टीचर्स को भी सिखाया जाएगा कि आपको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। इसके लिए एक्स्ट्रा टीचिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे, ताकि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स को पहले सिखाया जाए कि आपको किस तरह की एक्टिविटीज के साथ बच्चों को पढ़ाना है। तो एक यहां पे बॉडी बनाई जाएगी, दैट इज नेशनल कुरिकुलर एंड पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। चलिए, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी एज तक, 8 साल की उम्र तक। तो क्वेश्चन यहां पे ऐसे ही रेज होते हैं। एंड दूसरी चीज यहां पे जो आती है, एब्रीवेशंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, जैसे कि अभी मैंने बात की फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की, तो उसी के चलते हुए उसी के साथ एक और संस्था, दैट इज नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी चलाया जाएगा, ताकि जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर बेसिकली जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्पेलिंग्स को सीखना, प्रोनाउंसिएशन, ये सारी चीज़ें बच्चा अच्छे लेवल पे सीख सके, क्योंकि ये जो होती हैं ये बेसिक चीज़ें हैं, और ये बच्चे के मेंटल ग्रोथ, बेसिकली स्टडी के अंदर उसकी ग्रोथ डेवलप करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक होता है, कुछ भी काम हम करते हैं तो उसके लिए पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है, बेसिक चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिक को जनरेट करते हैं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो बेसिकली इस फाउंडेशनल लिटरेसी को अचीव करने के लिए जो स्टेट्स होंगी, राज्य होंगे, वो अपने अपने लेवल पे अपने अपने इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाएंगे, और क्लास 3 तक, ठीक है, क्लास 3 तक के सारे बेसिकली ग्रेड 3 तक ये सारे के सारा बेसिकली कि हर राज्य के अंदर हर एक बच्चे को फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उसका कंप्लीट हो जाए, कब तक, क्लास 3 तक। और ये सारा टारगेट बेसिकली 2025 से पहले हमें ऐसा सिस्टम लेके आना है, 2025 से पहले हमें ऐसा सिस्टम लेके आना है। उसके अलावा नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, बुक्स प्रमोशन पॉलिसी यहाँ पे चलाई जाएगी, बुक प्रमोशन पॉलिसी बनाई जाएगी। यहाँ पे बच्चों को बेसिकली किस तरह से सिखाना है इन 3 साल के बच्चों को, और क्या क्या उनके अंदर यहाँ पे सिलेबस रहना चाहिए, क्या क्या सिस्टम रहना चाहिए, उसको जनरेट करने के लिए नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी यहाँ पे रहने वाली है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्योंकि ये हमारे नींव रखने के काम आती है, ठीक है, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रखने के लिए काम आता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नेशनल कुरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। इसकी मैंने पहले भी बात की थी, फॉर दैट इज फॉर द
अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर हमने बात की थी, अब ओवरऑल बात करते हैं, ठीक है। अब आर्ट्स एंड साइंस के बीच में अब क्या कहता है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि 10th के बाद हमें एक स्ट्रीम चूज करनी होती थी। अब क्या हो गया, अब बच्चे को कोई भी स्ट्रीम चूज करने की जरूरत नहीं है। आर्ट्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, मिक्स सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। आर्ट्स और साइंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। मैं एक सब्जेक्ट मैंने साइंस का लिया, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं और साथ में मुझे पढ़नी है हिस्ट्री, आई कैन चूज द हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। कुरिकुलर और एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज को इकट्ठा करेंगे हम, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज को भी हम कुरिकुलर में ही लेके आएंगे, ठीक है। वोकेशनल एक्टिविटीज को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। वोकेशनल एक्टिविटीज को बहुत अच्छे लेवल पे रेज किया जाने वाला है इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। भारत के अंदर वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे लेवल पर बढ़ाया जाएगा। बेसिकली कक्षा 6 के बाद ही इसको प्रमोट करना शुरू कर दिया जाएगा, कक्षा 6 के बाद, ठीक है। अब कक्षा 6 के बाद यहां पे क्या होगा, कक्षा 6 के बाद यहां पे जो वोकेशनल एजुकेशन है वो मैंडेटरी कर दी गई है। दैट इज, अगर मैं बताना चाहूं कि कक्षा 6 के बाद जो स्टूडेंट होते हैं उनको वोकेशनल कोर्सेज यहां पे सिखाए जाएंगे, जैसे कारपेंट्री का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, ये सारी चीजें उनको सिखाई जाएंगी। तो बेसिकली ताकि उनका जो ग्रोथ है, बेसिकली ऐसी जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं ये 12th के बाद होते हैं, 10th के बाद हम सीखते हैं, तो इनको 6th क्लास के बाद ही इनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। 6ठी क्लास के बाद ही बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए, बच्चे की फिजिकल टेक्निकल ग्रोथ के लिए, ठीक है। बेसिकली दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स। तो अभी हम एजुकेशन सिस्टम को प्रैक्टिकल की तरफ लेके जा रहे हैं, थ्योरेटिकल से बाहर निकालकर कुरिकुलर एक्टिविटीज की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज ऑल ऑन द क्रैम बेस्ड। बच्चों के 100/100 नंबर आते हैं, अच्छे लेवल पे पढ़ते जा रहे हैं, रट्टे मार मार के पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि एक बच्चा होता है जो कंप्यूटर में 100 के 100 नंबर लेके आता है और उसको कंप्यूटर ऑन करना भी नहीं आता। ऐसे बच्चे भी निकलते थे पहले। अभी क्या होता है कि बच्चे के संस्कृत में से 100/100 आ रहे हैं बट उसको संस्कृत एक शब्द बोलना नहीं आता, तो दैट इज क्रैमिंग। अब उस क्रैमिंग सिस्टम को खत्म करते हुए हम टेक्निकल प्रैक्टिकल के ऊपर लेके आ रहे हैं। तो वोकेशनल एजुकेशन यहाँ पे 6ठी क्लास से शुरू हो जाएगी, 6th क्लास से। और क्या होगा, 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन के साथ साथ जब ये बच्चे इन वोकेशनल एजुकेशन को सीखेंगे, बेसिकली वोकेशनल कोर्सेज को सीखेंगे, चाहे कोई कारपेंट्री सीख रहा है, चाहे कोई प्लम्बरिंग सीख रहा है, चाहे कोई इलेक्ट्रिसिटी का सीख रहा है, तो उनको इसके बेस के ऊपर इंटर्नशिप भी करवाई जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इंटर्नशिप भी अरेंज करी जाएंगी उनके लिए। दैट इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट इज वेरी गुड फैक्ट ड्राफ्टेड बाय द कमेटी। एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मल्टीलिंग्विज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज। देखिए, अब लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है, लैंग्वेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। किसी बच्चे के ऊपर कोई लैंग्वेज थोपी नहीं जाएगी कि तुम्हें इसी भाषा में पढ़ना है, तुम्हें इसी भाषा में पढ़ना है। तो किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी लैंग्वेज इंपोज नहीं की जाएगी। वो अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है, जो भी वो लैंग्वेज सीखना चाहता है वो अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है। बट 5वीं तक की कक्षा जो एटलीस्ट है, ठीक है, एटलीस्ट 5th तक का जो एजुकेशन रहेगा वो मदर टंग में और रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। प्रेफरेबल यहां पे 8वीं भी की गई है, प्रेफरेबल है यहां पे क्या, ग्रेड 8 तक। एक प्रेफरेंस दी जा सकती है कि ग्रेड 8 तक, ठीक है, ये ग्रेड 8 तक भी ऐसा किया जा सकता है कि जो एजुकेशन है वो मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में ही दी जाए। उसके बाद यहाँ पे बच्चे के ऊपर कोई लैंग्वेज थोपी नहीं जाएगी। बच्चा अपनी मर्जी से हिंदी में पढ़ना चाहता है, इंग्लिश में पढ़ना चाहता है, वो कौन सी भाषा सीखना चाहता है वो सीख सकता है, ठीक है। एंड इन द सीनियर सेकेंडरी लेवल, दैट इज इन आफ्टर द 10th, इफ द स्टूडेंट वांट टू लर्न, तो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस भी यहाँ पे सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। बिफोर द इन द स्कूल टाइम, आफ्टर द 5th और आफ्टर द 8th, यहाँ पे स्टूडेंट भारत की किसी भी भाषा को एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकता है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकता है, कौन सी भी भाषा वो सीख सकता है। एंड आफ्टर द 10th वो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस को भी सीख सकता है यहाँ पे। एंड स्कूल के अंदर म्यूजिक कोर्स होगा, डिफरेंट लेवल के कोर्सेज यहाँ पे चलाए जाएंगे। पूरे भारत में एक तरह का एजुकेशन सिस्टम आने वाला है। हम कहते हैं ना, वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम, ऐसी पॉलिसी आने वाली है। अब ऐसा नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ाया जा रहा है और दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई सिलेबस आ रहा है, ऐसा नहीं रहने वाला। मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम आने वाला है, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम आने वाला है। हर जगह एक ही तरह की पढ़ाई होगी, एक ही जैसा सिलेबस होगा। और यहां पे अगर मैं पैसे की बात करूं, फीस स्ट्रक्चर बहुत होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी अपने कोर्सेज के दम पे अपनी फीस रख लेते हैं, तो एक फीस कैप भी जनरेट करने वाली है नई एजुकेशन पॉलिसी। एक नया फीस कैप भी लेके आ जाएगा कि एक मैक्सिमम फीस कैप की इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकता कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप यहां पे अगेन एजुकेशन पॉलिसी की तरफ।
नेशनल असेसमेंट सेंटर। देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक टीचर जो होता था यही बच्चों को असेस करता था, टीचर जो होता था, एक मेंटर जो होता था यही बच्चों को असेस करता था, मतलब बच्चे को असेस करके उसकी एबिलिटी को देखते हुए उसको मार्क्स देता था, उसकी जजमेंट करता था। अब यहाँ पे बच्चा अपने आप को जज करने के लिए खुद ही कैपेबल है। तो दो तरह की यहाँ पे असेसमेंट होगी, एक स्टूडेंट खुद भी अपने आप को असेसमेंट देगा, दूसरा टीचर तो उसे असेसमेंट, मेंटर तो उसे असेसमेंट दे ही रहा है, तो बच्चा यहाँ पे खुद को भी असेसमेंट देगा। और इसी के चलते भारत के अंदर एक नया असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसको नाम दिया गया परख। एक नया असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा परख। अब परख यहाँ पे क्या कहता है, परख का फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये क्या है, परख, एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर। और इसी के चलते हुए बेसिकली ये स्टूडेंट जो हैं वो खुद को भी असेस कर पाएंगे, स्टूडेंट खुद को असेसमेंट दे पाएंगे, और खुद को असेसमेंट देते हुए वो अपनी कैपेबिलिटी को समझेंगे, और स्टूडेंट अपने आप को प्रोग्रेस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन सामने आएगा, यहाँ पे बढ़ता हुआ कंपटीशन सामने आएगा। जब बढ़ता हुआ कंपटीशन सामने आता है तो स्टूडेंट खुद को अपने आप ही ग्रो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कैसा असेसमेंट रिफॉर्म रहने वाला है, 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ठीक है, 360 डिग्री प्रोग्रेसिव होलिस्टिक कार्ड, यानी कि हर तरह की असेसमेंट यहाँ पे बच्चे की जाएगी और बच्चा खुद भी करेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा खुद भी अपने आप को असेस करेगा और लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो दैट इज नेशनल असेसमेंट सेंटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फर्दर कहती है, बात करती है जो डिसेबल पर्सन्स हैं, ट्रांसजेंडर्स हैं, ठीक है, अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करने का अधिकार। तो यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी बात करती है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। दैट इज, ये क्या कहता है, ये कहता है इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बाय 2030। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बाय 2020। पहले मैंने बात किया था 4 पिलर्स की, मैंने बात की थी, दूसरा पिलर क्या था, इक्विटी। तो यहां पे बात आती है इक्विटी की, बराबर का अधिकार। तो यहां पे बेसिकली इस इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या किया जाएगा, तो इक्विटेबल एंड एजुकेशन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के लिए यहां पे भारत में बनाए जाएंगे स्पेशल एजुकेशन जोन्स। क्या बनाया जाएगा, स्पेशल एजुकेशन जोन्स यहाँ पे अरेंज किए जाएंगे। ठीक है, जिन रीजन्स में यहाँ पे एजुकेशन नहीं पहुंची जाती, जैसे भारत में ऐसे बहुत से इलाके हैं, बहुत से जैसे विलेजेस के अंदर होता है, मोस्ट ऑफ द विलेजेस के अंदर होता है, जो विकलांग बच्चे होते हैं या ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उनको स्कूल में नहीं जाने दिया जाता, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है। तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन जोन्स अरेंज किए जाएंगे, बनाए जाएंगे स्टेट्स या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जो डिसएडवांस्ड ग्रुप के बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको सामाजिक बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम सरकार यहाँ पे चलाने वाली है। उसके लिए उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अरेंज किया जाएगा जेंडर इंक्लूजन फंड। जेंडर इंक्लूजन फंड हम इसके लिए लेके आने वाले हैं। तो जेंडर इंक्लूजन फंड बात करता है किसकी, ट्रांसजेंडर्स की, वुमेन्स को एम्पावर करने की, ट्रांसजेंडर्स के लिए एजुकेशन की बात करता है। तो उसके लिए सरकार एक फंड बनाएगी ताकि प्रॉपर उनको भी एजुकेशन मिल सके। उसके बाद बात करते हैं अवेलेबिलिटी एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। तो मैंने पहले भी बताया कि टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर अच्छे लेवल पे प्रोसेस चलाए जाएंगे, ताकि देखो एक टीचर जो होता है वही स्टूडेंट को सिखाता है। तो अगर टीचर खुद ही डेवलप नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को कैसे अच्छे वे में डेवलप कर पाएगा। तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो एबिलिटी है, उसको और रेज किया जाएगा, उसको और अच्छे लेवल पे एनहेंस किया जाएगा, ताकि अच्छे लेवल पे वो यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे सके। तो द मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग इज जेंडर इंक्लूजन फंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पे हर स्टेट के अंदर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे बनाए जाएंगे बाल भवन्स। यहाँ पे बनाए जाएंगे बाल भवन्स। अब ये बाल भवन्स क्या करेंगे, ये बाल भवन्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन बाल भवन्स के अंदर क्या होने वाला है, बाल भवन्स के अंदर होगा कि बेसिकली स्कूल एक्टिविटीज से फ्री होने के बाद जब बच्चा फ्री होता है या फिर जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए क्या हो, उनको बेसिकली गेम्स में, म्यूजिक में,
फर्दर उनके इंटरेस्ट को रेज करने के लिए, ताकि वो अपने करियर ओरिएंटेड बने। बचपन से ही बच्चा करियर ओरिएंटेड बन सके, ठीक है, उसको बचपन से ही पता लगे कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए पढ़ाई तो वही अच्छी होती है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। जबरदस्ती की पढ़ाई कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ये कुछ नहीं हो पाता, ठीक है। फिर ना तो वो बेटा इंजीनियर बनता है ना डॉक्टर बनता है, फिर वो बेकार बन जाता है। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, फिर वो बच्चा 25-30 साल तक अपना करियर डिसाइड ही नहीं कर पाता है। तो बेसिकली यहाँ पे बाल भवन से रेस किए जाएंगे बच्चे की एबिलिटीज को यहाँ पे और रेस करने के लिए। और बेसिकली स्कूल की जो बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्री टाइम में उसको यूज किया जाएगा एज अ सामाजिक चेतना केंद्र, उसको यूज यहां पे किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं टीचर प्रोसेस की। अब टीचर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं 2030 तक बेसिकली क्या होने वाला है, 2030 तक यहां पे ऐसा हो जाएगा कि जो स्कूल टीचर्स होते हैं उनके लिए 4 साल का बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कंपलसरी कर दिया जाएगा 2030 तक, 2030 तक। बट अभी जो चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, टीचर्स का जो रिक्रूटमेंट होगा वो कुछ अलग ही प्रोसेस से होने वाला है, ठीक है। तो मेरिट के बेस आधार पे लिया जाएगा। वो मेरिट किस बेस से आएगी, एकेडमिक के बेस पे, उसकी टीचिंग वे से, ठीक है, किस वे में उसकी डिलीवरी है, रिसर्च के बेसिस के ऊपर कि किस तरह हम मटेरियल बच्चों को पढ़ा रहा है, और पब्लिक सर्विस के बेस पे यहाँ पे टीचर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला है। टीचर्स मोटिवेटेड होना चाहिए, एनर्जाइज्ड होना चाहिए, और वो कैपेबल होना चाहिए कि वो बच्चे को अच्छे लेवल पे एजुकेशन दे पाए। जैसे कि आज भारत के बहुत सारे सरकारी स्कूलों में क्या होता है, टीचर्स बैठता है, टीचर आता है, वो अपना ही काम करके चला जाता है, बच्चे आते हैं, बच्चे ग्राउंड में खेलते हैं, बैठ के चले जाते हैं, ना पढ़ाई होती है ना कुछ होता है। तो ये सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। इन सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम क्या, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स ये कौन बनाएगा, इसको बनाएगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसको बनाएगा क्या, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इसको अरेंज करेगा। कब तक, 2022 तक। कब तक, 2022 तक ये स्टैंडर्ड्स रेज करेगा कि किस तरह से टीचर्स को रिक्रूट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। अब टीचर एजुकेशन के लिए यहां पे फ्रेमवर्क रेज किया जाएगा, एनसीईआरटी बनाएगा, ठीक है, दैट इज एनसीटी के साथ मिलकर। और मैंने अभी बताया जैसे 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स मैंडेटरी कर दिया जाएगा, दैट इज अ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अ टीचर फॉर अ टीचिंग प्रोसेस बाय 2030, इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा। अब बीएड में भी क्या होता है कि बीएड में भी आज जैसे भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिनमें बीएड का जो कोर्स होता है दैट इज बेस्ड ऑन द थ्योरेटिकल थ्योरीज, ठीक है, वो थ्योरेटिकल थ्योरीज पेडागोगी के बेस पे होता है बट थ्योरेटिकल चलता है। हालांकि बीएड इज अ फुली प्रैक्टिकल कोर्स, ठीक है। बीएड इज नॉट अबाउट कि यू हैव टू टीच व्हाट, बीएड इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू टीच, कि आपको पढ़ाना कैसे है वो सिखाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। बट आज भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल। वो जो बेसिकली बीएड का कोर्स करने वाले जो टीचर होते हैं, जो आगे जाके फर्दर ज्ञान बांटने वाले, पढ़ाने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, किताबें रट रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल नाम की तो चीज ही नहीं है भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो इन सारी चीजों को खत्म करते हुए यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे कुरिकुलम फ्रेमवर्क लेके आएगा टीचर एजुकेशन के लिए, कि किस तरह से यहाँ पे टीचर एजुकेशन का कोर्स होना चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि क्या होने वाला है कि भारत में हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में सेम लेवल की एजुकेशन होने वाली है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कुछ पढ़ा रही है और पंजाब यूनिवर्सिटी कुछ पढ़ा रही है, सेम एजुकेशन लेवल रहने वाला है, सेम एजुकेशन लेवल होने वाला है, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है, जो बेसिकली यहाँ पे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज है जो बीएड वगैरह के कोर्सेज कराते हैं, ईटीटी वगैरह कोर्स कराते हैं, तो अगर वो अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली फिर भी चलते रहे, ठीक है, जो अपना स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, जो थ्योरी पढ़ाते हैं, तो उनके खिलाफ यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शंस रेज किए जाएंगे, दैट इज बाय द एनसीईआरटी। चलिए अब स्टेट्स अपने लेवल पे यहाँ पे असेसमेंट को लेके यहाँ पे बनाएंगे स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटीज, यहाँ पे रेस की जाएंगी, बॉडीज बनाई जाएंगी स्टेट्स के अंदर, यहाँ पे अलग से स्टेट के अंदर स्कूल सिस्टम को रेस करने के लिए इंडिपेंडेंट बॉडीज यहाँ पे काम करने वाली है। ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी बॉडीज की इन्वॉल्वमेंट बीच में चलती रहे, कभी कौन सी पॉलिसी आ रही है। प्रॉफिट मेकिंग एजुकेशन नहीं है ये नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ये प्रॉफिटेबल नहीं होना चाहिए, बेनिफिटेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल खोला और आप अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपको चलना पड़ेगा स्टूडेंट बेनिफिटेबल अकॉर्डिंगली। अपना प्रॉफिट आप देख सकते हो, दैट इज अ सेकंड प्रायोरिटी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स।
तो उसी के चलते हुए SCERT दैट इज स्टेट एजुकेशन बोर्ड यहां पे क्या करने वाले हैं, यहां पे स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेबल फ्रेमवर्क यहां पे लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। पहले हमने बात की है स्कूल एजुकेशन की, अब स्कूल एजुकेशन में क्या था, द स्कूल एजुकेशन दैट इज स्कूल एजुकेशन में था 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2030। अब यहां पे हायर एजुकेशन में क्या आता है, 50% हायर एजुकेशन ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। कितना, 50%। कितना यहां पे हमें रेशियो चाहिए, हमें चाहिए 50%। कब तक, 2035 तक, 2035 तक। अभी की अगर मैं बात करूं तो अभी डेट इज अप्रोक्सीमेटली 26-27%। अब यहां पे है तो 2035 तक हमें 50% पे लेके आना है, यानी कि भारत के अंदर जो युवान है, ठीक है, जो बेसिकली एजुकेशन के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर या कोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 50% तो यहाँ पे 2035 तक यहाँ पे हर कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो ये कहता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो फॉर हायर एजुकेशन कितना होना चाहिए, 50% बाय 2035। तो 3.5 करोड़ यहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट्स के एनरोल होने की चांसेस यहाँ पे है। 3.5 करोड़ सीट्स यहाँ पे रेस किए जाएंगे इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस चीज को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे क्या, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज की। तो यूजी कोर्सेज की अगर हम बात करूं तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। देखिए, अब अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज को, जैसे हम अंडर ग्रेजुएशन कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का होता है बेसिकली, अगर मैं बीटेक वगैरह की बात करूं तो 4 साल का होता है। तो यहां पे कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं ग्रेजुएशन कोर्सेज को लेके। अब यहां पे लेट अस सपोज अगर मैंने पहले बीएड में एडमिशन, अगर मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, मैंने बीटेक करना स्टार्ट किया। अब बीटेक करते करते फर्स्ट ईयर के बाद मेरा मन नहीं लगा कि नहीं मुझे बीटेक में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं करना है, तो मेरा जो 1 साल मैंने बीटेक में लगाया वो वेस्ट नहीं जाएगा। 1 साल की मेरी उस एजुकेशन के बदले में मुझे मिलेगा सर्टिफिकेट। 1 साल की मेरी उस एजुकेशन के बदले में मुझे क्या मिलने वाला, मुझे मिलेगा सर्टिफिकेट। 1 साल की एजुकेशन के बदले में मिलेगा सर्टिफिकेट। 2 साल के बदले में क्या मिलेगा, डिप्लोमा। 2 साल की मेरी एजुकेशन के बाद मिलेगा डिप्लोमा। 3 साल की मेरी एजुकेशन के बाद मिलेगा मुझे डिग्री। ठीक है, 3 साल की मेरी एजुकेशन के बाद मुझे मिल जाएगी डिग्री। लेट अस सपोज मैं स्टडी कर रहा था, बीटेक कर रहा था, बीटेक करते हुए 1 साल बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं हुआ, मुझे बीटेक अच्छी नहीं लगी, तो मैंने बीटेक छोड़ दिया, मुझे क्या मिला, सर्टिफिकेट डिप्लोमा मिल गया। और यहाँ पे सर्टिफिकेट डिप्लोमा को मैं छोड़ के चला गया। ठीक है, अब काफी टाइम बाद मेरा मन किया कि मैं दोबारा से अपनी डिग्री को कंटिन्यू करूं, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड ईयर। अगेन अ गुड थिंग, क्योंकि मेरे पास 1 साल का सर्टिफिकेट ऑलरेडी है। ठीक है, उस चीज का मेरे पास ऑलरेडी एक सर्टिफिकेट है। उसके बाद बेसिकली यहां पे रिसर्च की बात आती है। अब रिसर्च की बात ऐसी आती है जो पीएचडी करने वाले छात्र होते हैं। ठीक है, तो पीएचडी वाले छात्रों के लिए एक बात ये यहां पे ये आई है कि बेसिकली ग्रेजुएशन डिग्री के बाद या तो आप रिसर्च करना चाहते हो या फिर आप जॉब करना चाहते हो। आफ्टर द ग्रेजुएशन यू वांट टू गो इन द रिसर्च फील्ड और यू वांट टू गो द जॉब। अगर आप जॉब करना चाहते हो तो दैट इज 3 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री। अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे क्या, आप रिसर्च की फील्ड में यहाँ पे जाना चाहते हो, अगर आप रिसर्च की फील्ड में यहाँ पे जाना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, 4 साल का आपका ग्रेजुएशन। 4 साल का ग्रेजुएशन, उसके बाद 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू कैन गो टू द डायरेक्टली टू द पीएचडी। उसके बाद आप डायरेक्टली पीएचडी के लिए जा सकते हो। अदरवाइज ग्रेजुएशन डिग्री के बाद अगर पीएचडी में जाना होता है तो यहाँ पे एमफिल आ जाता था बीच में। ठीक है, तो अब एमफिल की जरूरत नहीं है। मास्टर्स इन द फील्ड ऑफ फिलॉसफी, उसको जरूरत अब नहीं है। एमफिल को यहाँ पे हटा दिया गया, डिसकंटिन्यूड कर दिया गया एमफिल को। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। अगर आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है तो 4 साल का आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, दैट इज विद रिसर्च। अगर आपको जॉब करनी है आफ्टर द ग्रेजुएशन, दैट इज 3 इयर्स इन द बैचलर डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट था ये, बहुत ही अच्छा फैक्ट था ये, बहुत नाइस कंसेप्ट है जो रेस किया गया है। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि 1 साल के मेरे कोर्स के बाद मैंने छोड़ दिया। ठीक है, तो अब वो मेरा जो डाटा है कि मैंने पहले पढ़ाई करी थी, उसके बाद मैंने सर्टिफिकेट लेके छोड़ दिया और मुझे फर्दर कहां से करना है, तो उसके लिए सरकार क्या करने वाली है, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाएगी। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहां पे सरकार बनाने वाली है। ठीक है, इसको रेस करने वाली है ताकि बेसिकली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहां पे जो डिग्रीज या सर्टिफिकेट या डिप्लोमास यहां पे देते हैं तो उनको भी यहां पे काउंट किया जाए फर्दर जब मैं स्टडी करता हूं। ठीक है, तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यहाँ पे मेरे उन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए, यहाँ पे मेरे एकेडमिक क्रेडिट्स को, चाहे वो सर्टिफिकेट था चाहे वो डिप्लोमा था, तो उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा। उसके बाद बात आती है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, दैट इज मेरू। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा।
मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज मेरू। अब मेरू यहाँ पे क्या करेगा, आईआईटीज आईआईएम से साथ मिलकर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा एजुकेशन को लेके। अब कैसे, लेट अस सपोज एक बीटेक कॉलेज है, सिर्फ बीटेक पढ़ाता है, बीटेक या एमटेक पढ़ाता है। अब वो सिर्फ बीटेक या एमटेक नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ टेक्निकल नहीं पढ़ाएगा, वो मल्टी डिसिप्लिनरी पढ़ाएगा। भारत के अंदर 45,000 कॉलेज है, तो वो सिर्फ अब अपनी फील्ड का नहीं पढ़ाएंगे, तो वहां पे क्या आने वाला, मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम यहां पे लॉन्च किया जाएगा, एक्सेप्ट द लीगल और मेडिकल कॉलेजेस। लीगल और मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को छोड़ के ये जो कंसेप्ट है ये हर जगह इंप्लीमेंट होने वाला है। तो जो भी बेसिकली टेक्निकल कॉलेजेस थे, जैसे बीटेक का कॉलेज है, और वो सिर्फ बीटेक कोर्सेज नहीं कराएगा, वो अदर साइंस रिलेटेड या आर्ट्स या कॉमर्स रिलेटेड कोर्सेज भी पढ़ाएगा। तो दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज यहां पे बनाई जाएंगी। चलिए, हाँ यहां पे एक्सेप्शन है मेडिकल और लीगल एजुकेशन का। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फर्दर आगे लेके जाने के लिए हायर एजुकेशन के अंदर यहां पे बनाया जाएगा, रिसर्च की फील्ड में इनोवेशन को लेके यहां पे बनाया जाएगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यहां पे बनाया जाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी रहने वाली है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्यों होती है, स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जिसको हम पार्लियामेंट में एक एक्ट के तहत बनाते हैं, ठीक है। इसको पार्लियामेंट में एक एक्ट के तहत बनाया जाएगा, एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाएगी, दैट इज एक ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी, बट एक स्टैट्यूटरी बॉडी इसको हम बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली बात क्या आएगी, फंडिंग की, रेगुलेशन की बात यहाँ पे आने वाली है। तो जो फंडिंग को लेके काम करेगी, किस तरह से यहाँ पे फंडिंग होनी चाहिए, रिसर्च को लेके किस तरह से फंडिंग होनी है, स्कॉलरशिप्स को लेके बात करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करेगी, ठीक है, स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट्स, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट्स, रिसर्चर्स का बेनिफिट, गवर्नमेंट का, इंडस्ट्रीज का, हर जगह पे यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करेगी, ठीक है। तो पहले ये सिर्फ 8 वर्टिकल्स में काम करने वाली है। ये 8 वर्टिकल्स यहाँ पे मैं बात करूं, दैट इज साइंस, टेक, सोशल साइंसेज, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा। तो ये ऐसे 8 वर्टिकल्स में ये पहले काम करने वाली है। दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की इन 8 पर्टिकुलर फील्ड्स में रिसर्च को लेके एक बॉडी यहाँ पे बनने वाली है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। हालांकि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जैसी एजेंसी की बात यहाँ पे इस साल के बजट में भी की गई थी। जो 2020-21 का यूनियन बजट आया था, तो यूनियन बजट में भी बात हुई थी कि एक रिसर्च को लेके एक फाउंडेशन, एक ग्रुप बनाया जाएगा, एक बॉडी बनाई जाएगी। तो यहाँ पे नई एजुकेशन पॉलिसी ने इसकी बात फिर से कर दी। अब हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेशन के लिए यहाँ भारत में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे AICTE है, UGC है। तो डिफरेंट रेगुलेशन एंड डिफरेंट रूल सामने आते हैं, क्योंकि डिफरेंट बॉडीज हैं। तो अब यहाँ पे हायर एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, हायर एजुकेशन सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को हम मल्टी डिसिप्लिनरी में लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए भी एक ही रेगुलेटर, एक रेगुलेटर कौन सा होगा, दैट इज हायर एजुकेशन, दैट इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे रेज किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसके अंदर 4 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स, 4 इंडिपेंडेंट पार्ट्स वर्क करेंगे। ये 4 इंडिपेंडेंट पार्ट्स किस किस के लिए वर्क करेंगे, तो पहला पार्ट है हमारे पास नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ये नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल क्या करेगा, रेगुलेशंस को लेकर काम करेगा। उसके बाद बात आती है जनरल एजुकेशन काउंसिल। जनरल एजुकेशन काउंसिल ये स्टैंडर्ड को सेट करेगा कि क्या स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए। उसके बाद बात आती है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल, ये फंडिंग को लेके काम करेगा, ठीक है, ये फंडिंग को लेके यहाँ पे काम करने वाला है। उसके बाद बात आती है नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल, ये एक्रीडिटेशन को लेके काम करने वाला है। तो 4 इंडिपेंडेंट पिलर्स यहाँ पे काम करेंगे, किसके अंदर, नेशनल हायर कमीशन, नेशनल हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करें टेक्नोलॉजी की, तो सरकार कहती है, नई एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि एजुकेशन के अंदर, चाहे वो स्कूल का एजुकेशन हो चाहे वो कॉलेज का एजुकेशन हो, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट, ICT टूल्स, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो इसके लिए सरकार बनाने जा रही है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। एक यहाँ पे फोरम, एक इंस्टीट्यूशन, एक बॉडी बनाई जाएगी, दैट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यहाँ पे बनाया जाएगा। तो बेसिकली दिव्यांग फ्रेंडली सॉफ्टवेयर यहाँ पे चलेंगे, ठीक है,
जो यहाँ पे ई कंटेंट होता है, बेसिकली जो बुक्स होती हैं, ऑनलाइन डाटा है, स्टडी मटेरियल है स्कूल का या कॉलेजेस का, जो बुक्स हैं वो सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऑनलाइन प्रोवाइड हो। उसके बाद स्कूल के बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी, स्कूल में ही बच्चों को कोडिंग सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये कोडिंग की बात कॉलेजेस में जाके स्टार्ट होती है, टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ पे बच्चों को स्कूल से ही सिखाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्चुअल लैब्स यहाँ पे बनाई जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ सीख सके, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज को, एक्स्ट्रा कुरिकुलर एक्टिविटीज को सीख सके। तो ये बहुत ही अच्छे स्टेप रेज किए गए इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। ये इंडीड थी, इसकी बहुत जरूरत थी भारत के इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर, बहुत जरूरत थी इसको। चलिए आगे बात करते हैं। अब मल्टीलिंगुअलिज्म की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि जो डिफरेंट किताबें हैं, चाहे वो स्कूल एजुकेशन है, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन है, हर तरह के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, आप अपनी होम लैंग्वेज में, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस राज्य की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली आप अपनी पढ़ाई कर पाए, ठीक है। तो हर मदर टंग, अपनी मदर टंग में, अपनी होम लैंग्वेज में आप पढ़ पाए, तो उसके चलते उस लैंग्वेज में सारी हाई क्वालिटी बुक्स को अवेलेबल करवाना, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद यहां पे हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन प्रोटेशन, तो ये यहां पे सेटअप किया जाएगा। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इन लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे अलग से इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे जो इन लैंग्वेजेस को लेके रिसर्च और कोर्सेज को लेके काम करने वाले हैं, ठीक है, ताकि सारी जो लैंग्वेजेस हैं, सारी लैंग्वेजेस हैं उनको प्रमोट किया जाए, हायर एजुकेशन लेवल पे इनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। इसके बाद जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस है उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद इंडियन साइन लैंग्वेजेस को इंप्रूव किया जाए, साइन लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व किया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन लैंग्वेजेस को, जो बेसिकली ब्लाइंड पीपल्स होते हैं जिन्हें हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, हेयरिंग वालों के लिए साइन लैंग्वेजेस यहाँ पे सिखाई जाए। तो इंडियन साइन लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए ताकि पूरी कंट्री में सेम ही टाइप की जो साइन लैंग्वेजेस सिखाई जाए। इसके बाद बात करें तो जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेजेस को लेके बात की, मदर टंग, ये हम बात कर चुके हैं। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में लैंग्वेजेस को, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज को और अच्छे लेवल में लेके जाना, ठीक है। जो प्रोग्राम्स है, जो कोर्स है, बाईलिंगुअली पढ़ाना उनको। एंड उसके बाद जो इंटरनेट का सोर्स है या फिर ग्रेजुएशन जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको और अच्छे वे में लेके आने के लिए इंडियन लैंग्वेजेस को अच्छे वे में प्रमोट किया जाए, ये कहती है एजुकेशन पॉलिसी। अब जितने भी प्रोफेशनल एजुकेशन कोर्सेज हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं, तो बेसिकली जो एक यूनिवर्सिटी है, एक जो कॉलेज है, वो सिर्फ एक ही तरह का नहीं पढ़ाएगा। जैसे मैंने पहले बताया, मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बेसिकली जो हेल्थ साइंस वाली यूनिवर्सिटी है या फिर बीटेक वाली यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ बीटेक के कोर्स नहीं करवाएगी, ठीक है, वो मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। ताकि इसका बेसिक पर्पस क्या है, इसका हमारा जो बेसिक पर्पस है, ये पॉलिसी क्या कहना चाहती है, पॉलिसी चाहती है 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी। हमारा जो एट द एंड हमारा जो बेसिक टारगेट है वो क्या है, 100% यूथ एंड अडल्ट लिटरेसी। ये हमारा आउटकम है जो हमें चाहिए, ये हमारा जो आउटकम है। अब इस आउटकम को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारे टारगेट रखे हैं, 2030 तक, 2035 तक। तो तब तक अगर हम इन सब चीजों को इंप्लीमेंटेशन में ले आते हैं तो इस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। बट अगर वो इंप्लीमेंटेशन में नहीं आ पाता अच्छे वे में, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर एक सिस्टम जनरेट तो होता है बट उसको नीचे तक पहुंचने में सदियां लग जाती हैं, तो क्या वो टाइमली अच्छे वे में हमारी जो गवर्नेंस है, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट बात तो करती है यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नेंस की, ठीक है, यहाँ पे बात तो करती है कि जो गवर्नेंस है वो अच्छे वे में काम करेगी, ठीक है, तो क्या ये इसको अचीव कर पाएगा? चलिए अब बात करते हैं 2025 तक जो 50% तक लर्नर है, ठीक है, वो वोकेशनल एजुकेशन तक को असेस कर पाएंगे। ये एक बेसिकली टारगेट रखा गया है कि एटलीस्ट 2025 तक एटलीस्ट 50% जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट है, वो वोकेशनल एजुकेशन को पार्ट उसको असेस कर पाए। वोकेशनल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया जो भी वोकेशनल कोर्सेज थे, ठीक है, जो 6th क्लास के बच्चों में मैंने आपको बताया था कि 6ठी क्लास के बच्चों के बाद यहाँ पे तभी से ही उनको जो वोकेशनल कोर्सेज हैं जैसे कारपेंट्री का हुआ या फिर इलेक्ट्रीशियन का हुआ, प्लम्बर का हुआ, ये सारी चीज़ें उनको सिखानी शुरू कर दी जाएंगी, ठीक है, और इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या कर दिया गया, 10 डे बैकलेट पीरियड यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 10 डेज का बैकलेट पीरियड यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं उनको ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए, और इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाई जाएगी।
अब बैकलेस डेज जो होंगे, तो बैकलेस डेज मतलब जैसे मैंने बताया कि बच्चों को ये सारी चीज़ सिखाई जाएगी। उसके अलावा जो बैकलेस डेज होंगे तो उनको क्या करने के लिए, जो मतलब जो छुट्टियों के दिन होंगे उनको क्या करने के लिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, आर्ट्स, क्विज, स्पोर्ट्स के इवेंट्स या फिर वोकेशनल क्राफ्ट्स, उनको क्या होगा, अभी तक हम प्रोजेक्ट लैंग्वेजेस में जो आते हैं, जब हम प्रोजेक्ट बनाने में आते हैं या ये 10th+2 के बाद आते हैं या फिर कॉलेज में जाके आते हैं, अब क्या होगा, छठी क्लास से ही बच्चों को प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बना दिया जाएगा। 6th क्लास से ही बच्चों को प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बनाना शुरू कर दिया जाएगा फ्रॉम द 6th क्लास। अब बेसिकली कुरिकुलम में रिडक्शन किया जाएगा, कुरिकुलम को और अच्छे लेवल में इंप्रूव किया जाएगा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं उनको बेसिकली सिर्फ मैंडेटरी चीज़ें बच्चा पढ़े, जो चीज़ें बच्चे के काम की नहीं है उन सब से चीज़ों को यहाँ पे कम किया जाएगा, जो उसके काम की नहीं है, फर्दर यूज़ की नहीं है, ऐसी चीज़ों को निकाला जाएगा उसके सिलेबस में से, ठीक है। तो वो चीज़ें जो बच्चे को सिखाती हैं, उसको क्रिएटिव बनाती हैं, उसको थिंकिंग सिखाती हैं, उसको टेक्निकल और प्रैक्टिकल वे में लेके जाती हैं, उसको इंटरेक्टिव बनाती हैं, उस वे को हम लेके आएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट बेसिकली सिर्फ रटना रटाना उसको बहुत कम कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, इंटरेक्टिव सेशंस लेके आएंगे कि जो टीचर है वो बच्चों को इंटरेक्टिव वे में पढ़ाए, ठीक है। बच्चे के कोर एसेंशियल्स की बात यहाँ पे आएगी, उसके जो सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उसको जो उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। उसके बाद बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को इंप्रूव किया जाएगा। उसके बाद इंटरेक्टिव क्लासेस, जो टीचर है बहुत अच्छे वे में बच्चे को पढ़ाए, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन सिस्टम, जो कि बच्चे को एक्टिविटीज सिखाता है, बच्चे को फर्दर इंटरेस्ट क्रिएट करने के काम आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। चलिए, ये था हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली किस चीज़ की हम बात करें, भारत सरकार किस चीज़ को यहाँ पे लेके काम कर रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो क्या कहता है एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ पे कहता है क्या, एजुकेशन यहाँ पे कहता है एजुकेट, एनकरेज, एनलाइटन, एजुकेट, एनकरेज, लाइटन, ठीक है। एजुकेट, एनकरेज, एनलाइटन, नई शिक्षा नीति करे साकार, ज्ञान, योग्यता और रोजगार। ये भारत सरकार का मोटिव है, इसको लेके नई शिक्षा नीति करे साकार, ज्ञान, योग्यता और रोजगार। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव था, इंडिया को नीड थी इस ऐसे एजुकेशन सिस्टम की जो कि अच्छे वे में जो हमें बेसिकली अपॉर्चुनिटीज रेस करे। जो पुराना एजुकेशन सिस्टम है वो ना तो डेवलपमेंट रेस कर पा रहा है, ना ही बेसिकली यहाँ पे स्कॉलर्स को रेस कर पा रहा है, वो सिर्फ ग्रेजुएट रेस कर रहा है, वो टैलेंट रेस नहीं कर रहा है। जो हमारा एजुकेशन करंट ऑन गोइंग है, ये भारत में टैलेंट को रेस नहीं कर पा रहा है, एक बच्चे को टैलेंट के बेस पे पढ़ना नहीं मिल रहा है। तो इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली बच्चा अपने टैलेंट के अकॉर्डिंगली पढ़ेगा। तो दैट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक बहुत ही अच्छा स्टेप था। तो बेसिकली इसमें जो भी बेसिकली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।